हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट क्या होती है वो हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन देखते हैं। तो इसे परिवहन कहते हैं। परिवहन एक ऐसी सेवा या सर्विस या सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्तियों, विनिर्मित वस्तुओं, संपत्तियों को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मतलब परिवहन जो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट का साधन क्या है? जैसे बस है, रेलवे है, जहाजें हैं। एक जगह से दूसरे जगह, बस से एक एक जगह से दूसरी जगह व्यक्तियों को ले जाया जाता है ना, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना। जिससे सुविधा प्रदान होती है और उसी प्रकार विनिर्मित वस्तुओं, मैन्युफैक्चर्ड जितने भी आइटम्स है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाया जाता है। किसके माध्यम से? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। उस संपत्ति को, जैसे रुपया पैसा है, सोना चांदी, ये सबको क्या है, भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ट्रांसपोर्ट में क्या आते हैं? बस के द्वारा व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है ना। बस या ट्रेन के जगह ट्रेन के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, या पानी जहाज के द्वारा क्या किया जाता है, विनिर्मित वस्तुओं को, व्यक्तियों को, संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, उसे फिजिकल रूप में या भौतिक रूप में जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पहुँचाया जाता है। तो बस, ट्रेन, रेलवे, जहाज, पानी जहाज, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, जिसे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता, जितने भी स्पीड्स है ना, मनुष्य की गतिशीलता संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। ये क्या है? बस, रेलवे, जहाज, ये क्या है? संगठित उद्योग है। मनुष्य के मतलब मानव की जो सुविधा प्रदान करने के लिए ये कम समय में काम होता है। पहले के लोग क्या थे? पहले बस, ट्रेन, जहाजें नहीं हुआ करते थे, है ना। हवाई जहाजें नहीं हुआ करते थे, तो ज़्यादा समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, अनाज को ले जाने में, विनिर्मित वस्तुओं को ले जाने में, है ना। तो अभी क्या है, अभी जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा के माध्यम में आधुनिक दुनिया में, आधुनिक अभी अभी की जो डेट में ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होने के कारण मनुष्य को सुविधा प्रदान हो रही है। तो आधुनिक समाज के लिए वस्तुओं के उत्पादन में, प्रोडक्शन में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में, वितरण और उपभोग में सहायता देने हेतु तीव्र एवं सक्षम परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आधुनिक समाज क्या है? आधुनिक समाज में हर जगह पहुंचाने के लिए, है ना, सरकारों को हर जगह अनाज के आवश्यक वस्तुओं को, इन आवश्यक वस्तुओं में अनाज आते हैं, है ना। अनाज को उनको देश के हर एक कोने में पहुंचाने का रहता है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने का रहता है ना, अनाज प्रोडक्शन करने का रहता है, उसे वितरण करने का रहता है, उत्पादन, वितरण और उपभोग करने का रहता है। तो इसे जल्दी जल्दी करने के लिए आधुनिक समाज में क्या है, परिवहन व्यवस्था की अति आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या है कि जैसे परिवहन व्यवस्था, जैसे रोड होगी, है ना, रोड अच्छा होगा, रोड में चलने वाली बसें अच्छी होगी, तो वहाँ तक, जहाँ पर जरूरत होगी उस सामान की या उस चीज़ की, उस व्यक्ति को वहाँ जाने का जो जरूरत होगा, तो वहाँ जल्दी पहुँच जाएगा। इसे आधुनिक समाज में क्या है, मनुष्य के लिए सुविधा हो गई। किसी भी देश की सामाजिक संबद्धता को बढ़ाने, है ना, किसी भी देश की जो सामाजिक है संबद्धता को बढ़ाने, आर्थिक संपदा को तीव्र तथा देश की प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम एवं सघन परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। किसी भी देश है, जैसे भारत देश मान लो, हमारे ही देश को,
तो इसमें क्या है, सामाजिक संबद्धता, एक दूसरे के संबंध को बढ़ाने के लिए, एक राज्य दूसरे राज्य को उसकी संस्कृति को जानने के लिए, पूरी संस्कृति को, संबद्धता को जानने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह उस जरूरतमंद चीज़ों को पहुंचाने के लिए, जिससे आर्थिक संपन्नता होगी। अब सामान की बिक्री होगी तो आर्थिक सामान की बिक्री होगी, है ना, एक जगह से दूसरे लोग जगह लोग जानेंगे, पहचानेंगे, देश की प्रतिरक्षा में सुनिश्चित करने के, मतलब एक सक्षम, एक अच्छा और एक अधिक मात्रा में परिवहन जो नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी तो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, देश में व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जा पाएगा, वहाँ सामाजिक, मतलब वहाँ के लोगों से मिल पाएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान का आदान प्रदान होगा, जिससे आर्थिक संपन्नता होगी, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, देश की प्रतिरक्षा में सुनिश्चित होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक एक अच्छा और एक अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। परिवहन, उसके बाद कहते हैं परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। परिवहन देखो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेडिशन एक दूसरे के पूरक है। आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। परिवहन क्या है, परिवहन जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेडिशन एक दूसरे के क्या है, एक पूरक है। अब परिवहन नहीं होगा तो जो संचार व्यवस्था है वो नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो आधुनिक संचार, आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। परिवहन संचार व देखते हैं, परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। जब परिवहन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेडिशन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। तो आधुनिक संचार व्यवस्था, है ना, डाक तार, है ना, डाक है, तार है संचार व्यवस्था में, है ना। तो आधुनिक संचार और परिवहन जो व्यवस्था है हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, चलाते हैं। परिवहन के 3 मुख्य मार्ग हैं, जैसे परिवहन के ट्रांसपोर्ट के क्या है, ट्रांसपोर्ट कौन कौन से मार्ग से हो सकता है, एक स्थल मार्ग, जमीन से हो सकता है, एक जल मार्ग से हो सकता है और एक वायु मार्ग से होता है। परिवहन क्या है, परिवहन ट्रांसपोर्ट करने का 3 मार्ग है, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग मतलब जमीन से, जल मार्ग मतलब पानी के द्वारा, और वायु के द्वारा क्या है, ऊपर आसमान में, उसके द्वारा 3 मार्ग है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन तीनों मार्गों में प्रत्येक के गुण और दोष है ना, वे एक दूसरे से सदा प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। वायु परिवहन नवीनतम है, क्या है, जो वायु परिवहन है
वो क्या है, वो नवीनतम है। जैसे हवाई जहाज है, वो क्या है, वो नवीनतम है या नया नया अभी हुआ है। जबकि स्थल और जल परिवहन प्राचीन काल से प्रचलित है। स्थल मार्ग और जल मार्ग क्या है, पहले बहुत प्राचीन काल से, प्राचीन समय से ही क्या है, प्राचीन समय से ही स्थल मार्ग और जल मार्ग से व्यापार किया जाता था, है ना। व्यापार किया जाता था, आना जाना किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश। ये क्या है, स्थल मार्ग और जल मार्ग से संभव होता था। और जो अभी जो वायु मार्ग है वो नवीनतम है, मतलब नया मार्ग है। परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का लगभग 83% सड़कें। देखो परिवहन प्रणाली मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, कुल मार्ग में मतलब टोटल अगर मार्ग 100% की बात किया जाएगा तो उसमें क्या है, 83% सड़कें हैं ट्रांसपोर्ट मार्ग के। 9% रेलवे में है और 6% वायु मार्ग में है ना। और 2% जल मार्ग का बात किया। इसमें अगर बांटा जाए तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर बांटा जाए, और ट्रांसपोर्ट को अगर बांटा जाए तो कौन कौन से कितने कितने, जैसे तरह सबसे ज़्यादा है सड़क के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। परिवहन है, परिवहन प्रणाली है, सड़क के द्वारा होता है। फिर रेलवे है 9%। उसके बाद 6% वायु मार्ग है, अच्छा ना। 6% तो वायु मार्ग में होता है और 2% जल मार्ग में से संभव होता है। अब परिवहन के साधन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। परिवहन के साधन साधन कौन कौन से हैं, साधन में क्या आता है, स्थल मार्ग आता है। स्थल मार्ग में कौन कौन से आते हैं, सड़क आता है, रेलवे आता है और पाइपलाइन के थ्रू। मतलब स्थल में क्या कौन कौन से आता है, एक तो सड़क मार्ग हो गया, सड़क के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है सड़क में। और उसके बाद दूसरा है रेलवे, और तीसरा है पाइपलाइन के द्वारा क्या किया जाता है, पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये हो गया स्थल में, मतलब जमीनी स्तर पर। अब दूसरा हो गया जल में। अब जल के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक तो अंदर अंतः स्थलीय जल के द्वारा, और एक होता है अंतः स्थलीय जल, मतलब जो देश के अंदर भी है ना। और एक सागरीय और एक महासागरीय, है ना, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके उसके बाद वो सुविधा है ना। कौन सी सुविधा है, वायु सुविधा है, वायु मार्ग है, जिसमें से राष्ट्रीय अंतर्गत राष्ट्र में ही अंदर अंदर ही चलता है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी में वायु मार्ग है ना ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो है, एक देश से दूसरे देश के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। स्थल परिवहन को देखते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। परिवहन के सभी माध्यमों में स्थल परिवहन का सबसे अधिक महत्व है। देखो स्थल परिवहन क्या है, पहले से ही चलते आ रहा परिवहन सुविधा है, पहले प्राचीन काल से ही है। इस जल मार्ग से व्यापार करते थे, आना जाना करते थे, है ना। हर चीज क्या होता था, स्थल मार्ग से होता था देश के अंदर में। क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश परिवहन, वस्तुओं और सेवाओं का जितने भी वस्तु है, सेवाएं हैं, है ना, जितने भी आइटम्स है ना, सेवा सर्विस है, अधिकांश परिवहन स्थल मार्ग से होता है। मतलब जितने भी आदान प्रदान है क्या होता है, स्थल मार्ग से होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, यहाँ से रेलवे से चले गए, स्थल मार्ग हो गया एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कहाँ से, दिल्ली से पटना चले गए, है ना, पटना से रायपुर आ गए, इस टाइप का। तो स्थल मार्ग से, है ना। रेलवे से संभव है, बस से भी होता है, बस के द्वारा भी होता है। वस्तुओं का रेल के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क, स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, है ना। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग आते हैं, रेल मार्ग सम्मिलित है किया जाता है। भारी वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए रेल परिवहन कम लागत की दृष्टि से उत्कृष्ट साधन है। भारी वस्तुओं को, जैसे है आयरन ओर है, कोयला है ना,
कोयला है, लोहा का सामान है, मैन्युफैक्चर्ड आयरन रॉड है, जो भी है, तो उसको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब जहाँ पर उसको जरूरत होगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो कम लागत में पैसा कम लगता है। तो रेल परिवहन क्या है, रेल में क्या है, कम पैसे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये क्या है, एक अच्छी साधन है रेलवे। इसकी तुलना में सड़क परिवहन छोटी छोटी दूरी तय करने में, कम दूरी पर स्थित स्थानों पर आने जाने एवं वस्तुओं के परिवहन के लिए सुलभ, सस्ता और सुविधायुक्त साधन है। उसी प्रकार सड़क है ना, क्या है, सड़क परिवहन है छोटी छोटी दूरी तय करने के लिए, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट करने के लिए, 200 किलोमीटर के अंतर्गत, 300 किलोमीटर के अंतर्गत। ये क्या है, सुलभ, सस्ता और सुविधाजनक साधन है। लेकिन अभी क्या है, पेट्रोल और डीजल की महंगा के चलते में ये सब क्या है, महंगा होने लगा है। कौन सा, सड़क परिवहन, जो बसें है। सड़क परिवहन क्या है, अब देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, स्थलीय यातायात के साधनों में, अब स्थलीय यातायात के साधनों में सड़क परिवहन सबसे पुराना है। सड़क परिवहन की बात करते हैं, वो रेल परिवहन था, है ना। ये रेल परिवहन भारी मात्रा में वस्तुओं को लंबी दूरी तक। अब सड़क परिवहन क्या है, स्थलीय यातायात के साधनों में सड़क परिवहन सबसे पुराना है तथा सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन है। प्राचीन काल में पगडंडियों, छोटे छोटे रास्ताओं, कच्ची सड़कों का प्रयोग किया जाता था, है ना, प्राचीन काल में। इन मार्गों पर मनुष्य तथा पशुओं द्वारा भार ढोया जाता था। पहले क्या किया जाता था, मनुष्य के द्वारा या पशुओं को द्वारा क्या किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था वस्तु या सेवाओं को। तो देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह आर्थिक व सामाजिक विकास की गति, है ना, समाज के विकास की गति के लिए, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, सड़क परिवहन का उत्कृष्ट होना, एक सक्षम होना और इसकी संरचना और पद्धति को प्रभावित करती है। भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है। भारत में सड़क देखे तो विश्व के लेवल पर क्या है, सड़क जालों में से एक है। कुल लंबाई इसकी क्या है, 56.18 लाख किलोमीटर है। भारत की अगर सड़क का बात करते हैं, पूरी सड़क का बात करते हैं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन कब किया गया, 2009 में। पहले क्या था, नौवहन, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय, ये था, उसको अलग करके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बनाया गया। कब किया गया, 2009 में। अब सड़क के प्रकार देखते हैं। सड़क कितने प्रकार के होते हैं, संरचना और क्षमता के आधार पर। एक होती है कच्ची सड़क, एक होती है पक्की सड़क। कच्ची सड़क क्या है, नॉन मेटल्ड रोड क्या है, भारत गांवों का देश है, सभी जानते हैं, है ना। यहाँ के अधिकांश गांव आज के एक दूसरे से कच्ची सड़कों के द्वारा जुड़े हैं। अभी कभी क्या है, पक्की सड़क बनना चालू हो रही है। कच्ची सड़कों का निर्माण ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों द्वारा कराया जाता है। अब कच्ची सड़क क्या है, कच्ची सड़क बनाने के लिए मुरूम गिट्टी डालकर उसे कच्ची सड़क बनाया जाता है, संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए। अब वो जो कच्ची सड़क का निर्माण करवाते हैं, वो किसके हाथ में रहता है, ग्राम पंचायत के हाथ में या जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। खंड विकास, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण इकाई। अब क्या है, ब्लॉक से क्या होता है, फंड जारी होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के संपन्न कराने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। कौन सा, ब्लॉक है। ब्लॉक से ही क्या होता है, ग्रामीण
ग्रामीण में जो सड़कें बनाई जाती है वो ब्लॉक से ही पास होता है। जो फंड है ग्रामीण सड़कों का, जो फंड है वो ब्लॉक में ही ब्लॉक से जारी होता है, जिसके द्वारा सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जाता है। अब पक्की सड़क की क्या बात करते हैं। मेटल रोड पक्की सड़कें परिवहन का एक स्थायी साधन है। देश के आर्थिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब पक्की सड़क होगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दुविधा प्रदान नहीं होगी, दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। 1945 से पहले क्या है, आधुनिक प्रकार जो है अभी जो देखा जा रहा है उस टाइप का जो रोड है वो क्या है, बहुत ही कम था। इस दिशा में गंभीर प्रयास जो है 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया था। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 आरंभ की गई। अब सड़कों का वर्गीकरण करते हैं। नागपुर योजना 1943 के अनुसार भारत में सड़कों को निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब सड़कों का वर्गीकरण करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक है, नेशनल हाईवे में आता है। दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, तो स्टेट महामार्ग है, स्टेट हाईवे है, जिला रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, जिला सड़क है। पहला में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर सड़क का विभाजन करते हैं तो नेशनल हाईवे आता है, दूसरा में आता है स्टेट हाईवे, और तीसरा में आता है डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़क, और चौथा में आता है ग्रामीण सड़क जो निम्न स्तर पर है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं। नेशनल हाईवेज वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग कहलाती है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पतनों, जो महत्वपूर्ण पतन है ना, तो अड्डा है ना, तो रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे को कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है, और उसका रक्षा भी या उसका अनुरक्षित भी वही करता है। उसका जो जितने भी है उसको बनाना, खराब होने से बनाना ना, इस टाइप का तो केंद्र सरकार करती है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, एक राज्य को दूसरे राज्य से नेशनल हाईवे एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, या सेना के आवागमन के लिए सामरिक क्षेत्रों में जैसे होता है, उसी प्रकार राजधानियों को जोड़ती है, प्रमुख बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है ना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, पतनों को जोड़ती है, और अड्डों को जोड़ती है ना। रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं, एक रेलवे जंक्शन को दूसरे रेलवे जंक्शन से जोड़ने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई थी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना बेहद जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। यह भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन का दायित्व सौंपा गया था। नेशनल हाईवे के विकास के लिए, रखरखाव के लिए उसे चलाने का दायित्व किसे सौंपा गया था, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI को। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में निर्देश इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। नेशनल हाईवे को क्या है,
है ना। नेशनल हाईवे का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसका रख रखाव करना, मैनेज करना, ये कौन करता है? भारत सरकार स्वयं करती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। इसका जो कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अनुसार 2015-16 में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 8,487 किलोमीटर। इसके बाद है राजस्थान, 7,906 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे का बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 7,470 किलोमीटर का बात करते हैं, 70 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश में जो है 5,598 किलोमीटर का स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड या GT रोड या शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? 1 और 2 को क्या किया जाता है? सम्मिलित रूप से। अगर दोनों को सम्मिलित रूप से अगर मिला दिया जाए तो इसे ग्रांड ट्रंक रोड या GT रोड भी कहा जाता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग को देखते हैं, 1 2 कहाँ पर है? GT रोड ये 1 है, यहाँ जो देख रहे हैं ये 1 है ना। यहाँ दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में है। और जो 2 है ये आगरा है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये यहाँ तक धनबाद तक जाता है। ये क्या है? 2 है, ये कलकत्ता तक जाता है। ये क्या है? 2 है। अगर इसे हम अगर मिला दिया जाए तो इसे ग्रांड ट्रंक रोड या GT रोड कहा जाता है। कलकत्ता से लेकर कहाँ तक? कलकत्ता से लेकर अगर चंडीगढ़ तक देखा जाता, इसे हम क्या कहते हैं? GT रोड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? GT रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं चेनानी नासरी, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। 2 अप्रैल 1917 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर स्थित चेनानी नासरी ट्यूनल को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुरंग क्या है? 286 किलोमीटर लंबे जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के चौड़ीकरण की परियोजना का अंग है। अब NH 44 कहाँ है वो देखते हैं। NH 44 को हम देखते हैं, ये NH 44 में बनाया गया है। तो NH 44 जो है कहीं जम्मू कश्मीर में है ना। NH 44 कहाँ है? यहाँ पर मैप में क्लियर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में है। नौ दशमलव 2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इंडिया लॉन्गेस्ट रोड ट्यूनल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जालंधर से जम्मू कश्मीर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे,
में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जम्मू और श्रीनगर में। अब 1A देखते हैं तो 1A कहाँ पर है? 1A जो है श्रीनगर और उरी को जोड़ती है। श्रीनगर और उरी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और उरी को, जम्मू, श्रीनगर और उरी, यहाँ आप देख सकते हैं। यहीं पर क्या है? जवाहर सुरंग स्थित है। यहीं पर क्या है? जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे में, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ पर है? लेह श्रीनगर 5325 मीटर ऊंचा है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D, नेशनल हाईवे 1D घोषित किया गया। तो यहाँ देखते हैं हम 1D। 1D कहाँ पर है? 1D यहाँ पर कहीं 1D होगा, तो 1D यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, तो 1D कहीं यहीं पर होगा जम्मू कश्मीर में। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। महाराष्ट्र 371 किलोमीटर, कर्नाटक 658 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 83 किलोमीटर और तमिलनाडु 123 किलोमीटर से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 4 है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 1235 किलोमीटर है। यह राजमार्ग मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? 4 जो है मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। इसके मार्ग में पड़ने वाले मुख्य नगर क्या है? ठाणे, पुणे, कोल्हापुर, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, ये क्या है? जो मेन सिटी है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग को देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। ये किससे जोड़ती है? मुंबई को पुणे, चेन्नई से जोड़ती है। ये देख रहे हैं आप, ये चेन्नई है, ये 4 है रोड, तो ये 4 है। ये कहाँ पर है? मुंबई को, बॉम्बे या मुंबई को, ये मुंबई है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ती है। उसी प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। ये कुछ प्रमुख राजमार्ग है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। हजीरा गुजरात से प्रारंभ होकर कोलकाता तक जाता है। इसके मार्ग में पड़ने वाले नगरों में सूरत, नागपुर और रायपुर आदि है। हजीरा गुजरात में पड़ता है, से प्रारंभ होकर कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 6 जो है वो कहाँ से जाता है? इसके मार्ग में पड़ने वाला जो सूरत है, नागपुर है, रायपुर है, इसके बीच में पड़ता है। अब देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 6 क्या है। नेशनल हाईवे नंबर 6 को देखते हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे नंबर 6 है। तो नेशनल हाईवे नंबर 6 क्या है? यहाँ से देखिए अकोला से, ये गुजरात से होकर जाता है और ये कोलकाता से जुड़ जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 6 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3,745 किलोमीटर की लंबाई में 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 44। अब नेशनल हाईवे 44 देखते हैं। नेशनल हाईवे 44 कहाँ से होकर जाता है? नेशनल हाईवे 44 देखते हैं। वो दिख रहा होगा। नेशनल हाईवे 44। उसी प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 15 या राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, जो पठानकोट पंजाब से प्रारंभ होकर शमिया ख्याली गुजरात तक जाता है। इसके मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख नगरों में अमृतसर, बठिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्या आते हैं? प्रमुख नगर आते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47 है। लंबाई 6 किलोमीटर। यह केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, अगर दिख गया तो ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, नहीं सॉरी 15। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 कुछ यहाँ पर है जो यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, कुछ यहाँ पर है। वेम्बनाड झील में स्थित है, केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो बीओटी की नीति अपनाई है। अब निजीकरण की भी नीति अपनाई गई है सड़क निर्माण के लिए। इसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजमार्ग गलियारे के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को 4 लेन वाली सड़कों में जोड़ा जाना है। ऐसे राज्यों की राजधानी जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, नेटवर्क से दूर है, उसे एनएचडीपी के 4 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ा जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4,376 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्ताव। अब 4 लेन मतलब क्या होता है? यहाँ पर बॉर्डर रहेगा बीच में। अब इधर से भी यहाँ 2 सड़कें रहेंगी, है ना, 2, और इधर 2 रहेंगे, तो इसे 4 लेन कहा जाता है। ये बॉर्डर है बीच में। इधर एक साइड वाले सड़क वाहन चलेंगे, इधर दूसरे साइड वाले वाहन चलेंगे, इसे 4 लेन कहा जाता है। दोनों साइड 2-2 सड़कें रहती है। इसे क्या कहा जाता है? 4 लेन कहा जाता है। यहाँ बॉर्डर रहता है, आप देखे होंगे। इधर एक रोड, फिर दूसरा रोड, ये दोनों रोड में एक साइड वाले गाड़ी चलते हैं। इधर एक रोड, 2 रोड, दोनों रोड में एक साइड गाड़ी चलते हैं, तो इसे क्या किया जाएगा? इसे 4 लेन कहा जाता है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें 4 से 6 पथों में चौड़ा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे सम्मिलित है।
जो देश के 4 विशाल महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट है कौन कौन से शहर को जोड़ता है? दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को जोड़ता है और कोलकाता को जोड़ता है। जो 4 से 6 पथों में बनाया जाना है या लेन में बनाया जाना है। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी, यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी। इस परियोजना को दिसंबर 2005 तक पूरा किया जाना था, किंतु 2011 तक 5,831 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन वाला बनाया जा चुका है, जो परियोजना का 99.74% था। अब देखते हैं उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना एनएसडीपी के दूसरे चरण में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में सेकंड स्टेज में क्या है? श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाले 7,656 किलोमीटर लंबी क्रमशः उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ तथा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसका लगभग 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर से दक्षिण के अगर बात गलियारे का उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है, सिर्फ तमिलनाडु के कन्याकुमारी कोची सेलम पर्वत स्कंद से को 4,016 किलोमीटर लंबे द्वारा जोड़ना है। पूर्व पश्चिम गलियारे का बात करते हैं तो असम से सिलचर, गुजरात के पोरबंदर 3,640 किलोमीटर लंबे मार्ग के द्वारा जोड़ना है। अब उत्तर दक्षिण यहाँ कन्याकुमारी है, यहाँ से सड़क बनाया जाएगा और यहाँ क्या है 4 से 6 लेन में बनाया जाएगा, कन्याकुमारी तक बनाया जाएगा। वही उसी प्रकार क्या है सिलचर से, है ना, असम के सिलचर से, असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर तक बनाया जाएगा। उसी प्रकार 4 से 5 लेन में बनाया जाएगा। ये नॉर्थ साउथ में हो गया और ये क्या हो गया ईस्ट वेस्ट क्या हो गया कॉरिडोर। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में 4,016 किलोमीटर लंबा है। उसी प्रकार जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 3,440 किलोमीटर लंबा है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है कॉरिडोर जो है उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है और ये है यहाँ पर जो काटते हैं गलियारा जो यहाँ पर है श्रीनगर है, यहाँ श्रीनगर है और यहाँ कन्याकुमारी है, यहाँ जो है सिलचर है। श्रीनगर से चालू होकर क्या है कन्याकुमारी तक जाता है। नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ का बात करते हैं रोड का गलियारा का। उसी प्रकार जो है ईस्ट का बात करते हैं, ईस्ट सिलचर से, असम से सिलचर से पोरबंदर गुजरात, है ना, गुजरात का बात करते हैं। तो अगर दोनों मार्ग जो काटेंगे एक दूसरे को तो उस बीच में क्या कौन सी जगह को काटेंगे? झांसी को काटेंगे। इसलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। इन गलियारों को विश्व बैंक की सहायता से 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो देश के 12 राज्यों से गुजरता है। रुपए की लागत से बनाया जा रहा है ना, देश के 12 राज्यों से गुजरता है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के तीसरे चरण में 1,157 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय महामार्ग को 4 पथों में चौड़ा कर देश की 12 बड़े बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त देखते हैं राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना एनएचडीपी के चतुर्थ चरण में 20,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय महामार्ग को 2 पथों पंचम चरण में 6,500 किलोमीटर में 6 पथों षष्ठम चरण में 1,000 किलोमीटर को एक्सप्रेस महामार्ग में विकसित करने और सप्तम चरण में रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर
आदि द्वारा राष्ट्रीय महामार्ग पर मार्ग अवरोधों को समाप्त करने की योजना है। अब रिंग रोड क्या है? रिंग रोड बाईपास है ना, बाईपास ऊपर से फ्लाईओवर में है ना। ये रिंग रोड बाईपास फ्लाईओवर बनाकर क्या किया जा रहा है? नेशनल हाईवे के जो नेशनल हाईवे में जो अवरोध आ रहे थे, जैसे सिटी में क्या हो जाता है, सिटी में अगर नेशनल हाईवे बनाया जाए तो रुक जाएगा, इसलिए उसको फ्लाईओवर बनाकर क्या किया जाता है, उसमें बाईपास किया जाता है। राज्य मार्ग महामार्ग क्या है? स्टेट हाईवे। इन मार्गों का निर्माण या अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग SPWD के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई भी राज्य सरकार क्या करता है, रोड बनाता है, तो उसे कौन बनाता है? राज्य लोक निर्माण विभाग बनाता है। राज्य सरकार जो रोड बनाता है उसे कौन बनाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन से विभाग के द्वारा? राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जाता है, SPWD के द्वारा के माध्यम से बनाया जाता है। ये राजमार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। अगर राज्य का बात करते हैं तो अगर राजधानी है, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो रायपुर को छोटे छोटे शहर है, उसके प्रमुख शहर है, उससे जोड़ेंगे। तो इस टाइप का सड़क का निर्माण कौन करते हैं? राज्य सरकार करेगी, और उसका देख रेख भी करते हैं, और जिला मुख्यालयों को भी जोड़ती है। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़ते हैं, है ना। ये जो जो मार्ग है, जो रोड है, वो किससे जुड़ते हैं? राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवे से भी जुड़ते हैं। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते राज्य राजमार्ग की बात करते हैं, तो 3.1%, 1,76,166 किलोमीटर भाग आता है। मतलब 1,76,166 किलोमीटर आता है, जो 3.13% भाग आता है देश के कुल सड़कों का। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ी होती है। जो स्टेट हाईवे है वो नेशनल हाईवे से भी जुड़ी होती है ना। स्टेट हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे से जुड़ी होती है। अब डिस्ट्रिक्ट रोड का बात करते हैं। ये सड़क जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती है। अब जिला है, डिस्ट्रिक्ट रोड पर बात करते हैं, जिला है, जिला से ब्लॉक के बीच में क्या करती हैं? ये क्या है? ये रोड क्या है? जुड़ी होती है। डिस्ट्रिक्ट रोड का बात करते हैं तो इन सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव का दायित्व जिला परिषद तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई 14% भाग आता है। देश के प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई 34,17,000 किलोमीटर है। उसी प्रकार ग्रामीण सड़कें देखते हैं, रूरल रोड। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 80% हिस्सा, कुल सड़कों का 80% हिस्सा। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। जहाँ पर मैदानी भाग होगा वहाँ पर सड़क ज़्यादा बनेगी, जहाँ पर पहाड़ी भाग होगा वहाँ पर सड़क कम बनेगी। उसी प्रकार क्या है? विषमता होती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास के को विशेष प्रोत्साहन मिला है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। अब डेंसिटी ऑफ रोड का बात करते हैं, तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? 100 वर्ग किलोमीटर है, सड़क का घनत्व कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुसार सड़कों का घनत्व जानना तथा सड़कों की लंबाई का विश्लेषण करना एक
उपयुक्त उपाय है। अधिकतर उत्तरी राज्यों तथा प्रमुख दक्षिण भारतीय राज्यों में सड़कों का घनत्व ऊंचा है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में घनत्व निम्न है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल 5268.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। में सबसे कम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सड़क घनत्व दिल्ली में है 19,931.89 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर का बात करते हैं तो। उसी प्रकार दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है। अब सेतु भारतम परियोजना क्या है वो देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण और सुरक्षित व सहज यात्रा के लिए नई दिल्ली में सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 में किया गया। सेतु भारतम परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त कराना है, जिससे मानव रहित क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटना और जानमाल की हानि को कम किया जा सके। अब एक्सप्रेसवे क्या है? ये बहुलेन वाले पक्के सड़क मार्ग है। बहुलेन मतलब बहुत सारे लेन है इसमें, है ना, 3 से 4 हो सकते हैं, 5 से 6 हो सकते हैं, जो वस्तुओं और लोगों का तीव्र गति से स्थानांतरण करते हैं। इसमें क्या है, स्पीड ज़्यादा रहती है, आप देखे होंगे एक्सप्रेस में। मुंबई से पश्चिमी तथा पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग, कोलकाता दमदम एयरपोर्ट राजमार्ग, शुकिंदा पारादीप पतन राजमार्ग, दुर्गापुर कोलकाता राजमार्ग आदि कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे राजमार्ग है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन है? आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे 21 नवंबर 2016 को लड़ाकू विमान की लैंडिंग के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का ऐसा विशिष्ट राज्य बन गया जहां के 2 एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे गए हैं। इससे पहले दिल्ली आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान लैंड कर चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 3.3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी तैयार की गई है। भारत का सबसे केबल सेतु कौन सा है? लंबा केबल सेतु 7 मार्च 2017 गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित देश के सबसे लंबे 4 लेन के केबल सेतु का लोकार्पण किया गया, निर्माण किया गया। सेतु का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। इस सेतु की लंबाई 1344 मीटर तथा चौड़ाई 22.8 मीटर है। भरूच जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित यह तीसरा सेतु है। अब अन्य सड़क का बात करते हैं। कुछ अलग अन्य भी सड़क होते हैं, कुछ अलग अलग सड़कें हैं। अन्य सड़कों के अंदर सीमांत सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग शामिल है। सीमांत या सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में थल सेना की सहायता के लिए तीव्र गति से सड़कों एवं हवाई पट्टियों का निर्माण करने की भूमिका निभाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को देखते हैं। इंटरनेशनल हाईवे, एशियाई राजमार्ग नेटवर्क, इसे वृहद एशिया राजमार्ग से भी जाना जाता है। यह एशिया और यूरोप देशों तथा एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एक सहयोग परियोजना है। उसी प्रकार मेकांग गंगा सहयोग है। मेकांग गंगा कॉरपोरेशन, मेकांग गंगा सहयोग परस्पर आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग करने के लिए 6 देशों का संगठन है। मेकांग गंगा सहयोग, इसे 6 सहयोग देश है, जैसे भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस, वियतनाम। इस संगठन का नाम इस क्षेत्र की 2 बड़ी नदियों गंगा और मेकांग के नाम पर रखा गया है। इन देशों ने आपसी सहयोगी के 4 क्षेत्रों की पहचान की है।
पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और आवागमन की सुविधा। इस संगठन का नाम इस क्षेत्र की दो बड़ी नदियों गंगा और मेकंग के नाम पर रखा गया है। इन देशों ने आपसी सहयोग के 4 क्षेत्रों की पहचान की है: पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और आवागमन। रिपीट हो गया। 7वीं मेकंग गंगा सहयोग की मंत्रिमंडलीय बैठक 24 जुलाई 2016 को वियतनाम में वियनती यानी लाओस में संपन्न हुई। इस बैठक में अन्य विषयों के अतिरिक्त भारत, म्यांमार तथा थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक विस्तार करने पर सहमति बनी है। हरित राजमार्ग नीति क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग व जहाजी रानी मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को हरित राजमार्ग नीति 2015 का शुभारंभ किया। पौधारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण, रख रखाव इस नीति के उद्देश्य है। राजमार्ग के गलियारों और समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्रों, सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता के माध्यम से हरियाली को प्रोत्साहन करना शामिल है। इस नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सड़क के किनारे क्या है? पौधा लगाना, हरियाली, फूल लगाना, हरी भरी रखना इसका मेन उद्देश्य है। एशिया राजमार्ग नेटवर्क के अंतर्गत भारत में कुल 11,432 किलोमीटर है। अगर एशिया का बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसमें भारत के अंतर्गत 11,432 किलोमीटर आती है। लंबी सड़कें शामिल हैं। इस परियोजना के 6 भाग भारत से गुजरते हैं। AH-42 कुल लंबाई 3,754 किलोमीटर है। लंजाऊ चीन से लहासा तिब्बत व काठमांडू नेपाल होते हुए बरही झारखंड भारत तक। AH-43 3,024 किलोमीटर है, जो आगरा भारत से नागपत्तनम तमिलनाडु होती है मातारा श्रीलंका तक है। AH-45 जो है ये क्या है? इंटरनेशनल हाईवे है, एशियाई हाईवे है ना, एशियाई हाईवे है, एशियाई हाईवे है। कुल लंबाई 2030 किलोमीटर है AH-45 का, जो कोलकाता से बेंगलुरु इसे वर्ष 2013 नहीं सॉरी 2030 तक दोहा कतर से जकार्ता इंडोनेशिया तक विस्तारित करने की योजना है। AH-46 एशियाई हाईवे 46 में है। कुल लंबाई 1967 किलोमीटर हावड़ा पश्चिम बंगाल से हजीरा गुजरात तक है। यह राजमार्ग 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरते हैं। AH-47 है, कुल लंबाई 2,057 किलोमीटर है, ग्वालियर से बेंगलुरु तक है। AH-48 है, एशिया हाईवे 48 लंबाई 224 किलोमीटर अभी तक निर्माणाधीन। फुयेन तशोलिंग भूटान से चंगरा बंदा पश्चिम बंगाल तक इसे सार्क रोड भी कहा जाता है। सार्क रोड किसे कहा जाता है? AH-48 को। पूर्वोत्तर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजना। पूर्वोत्तर रोड भारत के पूर्वोत्तर में देखते हैं तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सब आते हैं। तो यहाँ पर 22 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने क्या किया? पूर्वोत्तर सड़क संचार संपर्क परियोजना के प्रथम चरण के तहत मेघालय और मिजोरम में 403 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की। सड़कों को 2 लेन के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस परियोजना के अंतर्गत 52 किलोमीटर सड़क निर्माण मेघालय में और 251 किलोमीटर मिजोरम में प्रस्तावित है। देश के पहले LNG बस का शुभारंभ 8 नवंबर 2016 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लिक्विड नेचुरल गैस ईंधन में चलने वाली बस का तिरुवनंतपुरम केरल में शुभारंभ किया गया।
यह एलएनजी बस पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, इंडियन ऑयल और टाटा मोटर्स के संयुक्त प्रयास से प्रारंभ किया गया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।